सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा छठी के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण की कक्षा में। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम पुनर्चर्चा कर रहे थे आपके असेसमेंट के लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं आज के व्याकरण के पाठ में आपके व्याकरण की किताब का असेसमेंट कर दूँ। सिलेबस लेकर कुछ कन्फ्यूजन्स हो रहे थे आप लोगों को, बता दूँ। भाषा विचार, वर्ण विचार, शब्द भंडार में विपरीत अर्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अच्छा उपसर्ग, केवल उपसर्ग, ठीक है। ये तो सबसे पहले भाषा विचार। भाषा विचार में हमने ये पढ़ा था कि भाषा किसे कहते हैं। एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। और भाषा के रूप होते हैं मौखिक भाषा और लिखित भाषा, दो रूप होते हैं। मौखिक भाषा और लिखित भाषा के अलावा एक सांकेतिक भाषा होती है जिसको हम किताबों में उस तरह से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आपको मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। मौखिक भाषा और लिखित भाषा याद रखने से ही होगा। भाषा के कौशल हैं सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। टोटल 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ठीक है। अच्छा, मातृभाषा वह भाषा होती है जो जिसे बच्चा अपने परिवार से मतलब जन्मजात ग्रहण करता है, बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के जन्म से ही जो भाषा ग्रहण करता है वो मातृभाषा होती है। बोली क्या है? बोली सीमित क्षेत्र में जो प्रचलित भाषा है, अल्प विकसित भाषा, वो बोली होती है, ठीक है। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग राष्ट्र के अधिकतर निवासी करते हैं, और इसके विपरीत राजभाषा वो भाषा है जो कि सरकारी कार्यालयों में कामकाज की भाषा होती है। हमारे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस हर साल मनाया जाता है। जैसे कि अभी सितंबर का महीना चल रहा है, तो इस सितंबर के 14 तारीख को हिंदी दिवस होता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारतवर्ष में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया। ओके, अच्छा। और लिपि क्या है स्टूडेंट्स? लिपि वो मतलब किसी भी भाषा के उच्चरित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। किसी भी भाषा के उच्चरित ध्वनियों को लिखने की विधि जो है ये लिपि कहलाती है। अब है व्याकरण। व्याकरण क्या है स्टूडेंट्स? व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना और लिखने के नियम जानते हैं। बोलने, पढ़ने और लिखने के नियम जानते हैं कि ऐसा शास्त्र जिसके द्वारा हम भाषा को ठीक तरीके से या सही शुद्ध तरीके से बोलने, पढ़ने और लिखने के नियमों को जानते हैं, ठीक है। व्याकरण के 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। एक्सरसाइजेस हमने पूरे कर लिए थे। आप लोग एक्सरसाइजेस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं एक्सरसाइज डिस्कस करने जाऊंगी तो वी विल लूज अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। तो अभी लेट्स नॉट डिस्कस द एक्सरसाइजेस। चैप्टर से ही तो एक्सरसाइज है, तो चैप्टर डिस्कस कर दिया तो एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिए। अब है वर्ण विचार। वर्ण विचार में जैसे वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो ध्वनि कहलाती है, जिसके खंड नहीं किए, मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि जिसको फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता है, जिसके और खंडन नहीं किए जा सकते हैं, वह वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। भाषा की वह ध्वनि जिसके और खंड या मतलब टुकड़े, खंड यानी टुकड़े, खंड या मतलब खंड नहीं किए जा सकते हैं, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। ओके, अब इन वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो वर्णमाला में स्वर, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और आगत ध्वनियां हैं। ज़रा देख लीजिएगा रिवीजन करते वक्त। अब स्वर जो है, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर वो ध्वनि होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्वर वो ध्वनि होते हैं जो मुख से बिना किसी
रुकावट के बाहर आ जाते हैं। स्वर वह ध्वनि होते हैं जो मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर आ जाते हैं। उनको मतलब हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आ जाती है, उसे स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों की संख्या 11 है, ठीक है। और ये जो स्वर हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये स्वरों के उच्चारण के समय के अनुसार रखे गए हैं। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मतलब एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का समय लगता है और प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। प्लुत स्वर का साइन एक एस की तरह होता है, जैसे कि ओम, सुनो ऐसे बोलते हैं तब। अच्छा, हर स्वर की एक मात्रा होती है, अ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की अपनी एक मात्रा होती है और उसी मात्रा के अनुसार हम उसका प्रयोग व्यंजनों के साथ करते हैं, ठीक है। अनुस्वार जिसको हम अंग की मात्रा भी कभी कभी कहते हैं, बंदर, कंघा, ये सब में यूज़ होता है। और फिर उसके बाद हमारा जो है अनुनासिक जिसको चंद्र बिंदु कहते हैं, जैसे कि आँख, तांगा, इनमें इसका प्रयोग होता है। विसर्ग जहाँ ह से एंडिंग का साउंड आता है किसी भी वर्ड का, वहाँ पर विसर्ग होता है, जैसे अतः, प्रातः काल, दुखद घटना, ऐसे। अब है व्यंजन। व्यंजन स्वर कितने बोले थे मैंने? 11। व्यंजन कितने हैं? 33 हैं, ठीक है। और अगर हम अढ़ और अढ़ उसके साथ जो हमारे संयुक्त व्यंजन हैं उनको जोड़ें तो इनकी संख्या हो जाती है 39, ठीक है। तो स्वर 3 तरह के होते हैं, व्यंजन 3 तरह के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उस ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो ये जो स्पर्श व्यंजन है ये कौन कौन से हैं? क से लेकर म तक जो 25 व्यंजन हैं वो सारे हमारे स्पर्श व्यंजन है। जो मतलब क वर्ग से लेकर म वर्ग तक जितने भी हैं ये सभी, सबके 5-5 मिलाकर 25 होते हैं। 5 वर्ग का 5 ईच मिलाकर 25 होता है। ये सारे हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन वो है जिनके उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, जैसे कि य, र, ल, व पूरी तरह से स्पर्श नहीं कर रही है जीभ, ये 4। और ऊष्म व्यंजन वो है जिनमें मुंह से रगड़ खाने के बाद हवा में गर्मी सी पैदा होती है। ये भी 4 है, श, स, ह, ठीक है। अब है संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 है, श्य, त्र, ज्ञ और श्र। ये कौन कौन सा व्यंजन जुड़कर बना है ये आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन हुआ। अब है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन मतलब जब हम किसी भी शब्द में 2 बार एक ही व्यंजन की पुनरावृत्ति करते हैं, एक बार आधा और एक बार पूरा, वहाँ द्वित्व व्यंजन होता है, जैसे बिल्ली, डिब्बा इत्यादि। अब है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर जब एक आधे व्यंजन के साथ एक और अलग व्यंजन के पूरे रूप को हम लोग मिलाकर लिखते हैं तो वो संयुक्ताक्षर होता है, जैसे कि नित्य, शिष्य इत्यादि, ठीक है। उसके बाद र के बहुत सारे प्रयोग होते हैं, देख लीजिएगा कहाँ वो पदेन की तरह आता है, कहाँ वो रेफ बन जाता है, देख लीजिएगा। और फिर वर्ण विच्छेद है। वर्ण विच्छेद को अच्छे से देखेंगे, मतलब वर्तनी शुद्ध करके लिखना, यानी कि स्पेलिंग्स को सही करके लिखना, इनको भी बहुत अच्छी तरह से आप लोग देखेंगे। और साथ में जो भी बुक के एक्सरसाइजेस हैं उन एक्सरसाइजेस को भी अच्छी तरह से देख लेंगे। शुद्ध करने के लिए दिया गया है, वर्ण विच्छेद करने दिया गया है, फिर द्वित्व व्यंजन संयुक्ताक्षर के 2-2 उदाहरण लिखने दिया गया है। ये सब आप अच्छे से पूरे एक्सरसाइजेस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज के पाठ में इतना ही, धन्यवाद।